अब वो आसान का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा आसान कि बस वैल्यू डालो आंसर निकालो टाइप, ऐसा नहीं होगा। सेक्शनल जो कट ऑफ रहता है वो लगभग 7-8 या हद से हद 10 मार्क्स के करीब सेक्शनल कट ऑफ रहता है। ज्यादातर बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं, उनके मन में इस चैप्टर का काफी खौफ रहता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स ऑफ जेईई एडवांस, जिससे प्रॉब्लम कई बार इंडिपेंडेंट और कई बार प्रोबेबिलिटी के साथ इंटरमिक्स करके पूछा जाता है। ध्यान रखिए, जो आपके साथ आज हो रहा है कल वहां जेईई एडवांस में भी होगा। हेलो प्यारे बच्चों, जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट खत्म हो चुका। एनटीए ने अपनी आंसर की, प्रोविजनल आंसर की भी अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी। आपने उस प्रोविजनल आंसर की को डेफिनेटली टैली करके अपना नेट स्कोर इवैल्यूएट कर लिया होगा और यह पता लगा लिया होगा कि आप जेईई एडवांस का कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप जेईई एडवांस का कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं यानी आप एलिजिबल हैं जेईई एडवांस देने के लिए, तो यह वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अगले कुछ समय में हम ये डिस्कस करेंगे कि आज से लेकर 26 मई तक जो ये 40 से 45 दिन का जो समय है, इस समय के अंदर हम ऐसा क्या करें ताकि हम जेईई एडवांस में एक बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ सकें। तो सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये है कि सर ऐसा क्या स्कोर होना चाहिए जेईई मेंस में जिसमें मैं ये मानकर चलूं कि मैं जेईई एडवांस क्वालिफाई कर ही लूंगा, जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर ही लूंगा। तो लगभग वो स्कोर अगर मैं आपको बोलूं तो 130 से लेकर 150 के बीच का जो स्कोर है, अगर मैं और थोड़ा और पॉजिटिव हो जाऊं तो कहूंगा 140 से लेकर 150 के बीच का जो स्कोर है, अगर आपका स्कोर इस तरह से आता है तो देन यू कैन बी वेरी वेल श्योर कि आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, आप जेईई एडवांस दे सकते हैं। हालांकि जो ये रेंज मैंने आपको बताई है, रेंज वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन योर शिफ्ट, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर दैट वाज देयर, तो उसके अनुसार यह वेरी कर सकती है। तो अगर मैं बिल्कुल श्योर शॉट होना चाहूं कि हाँ भाई मैं जेईई एडवांस देने के काबिल हूं या नहीं हूं, तो अगर आपका स्कोर 130 से 150 या फिर ज्यादा अच्छे से 140 से 150 के बीच में है, तो आप मानकर चलिए आप जेईई एडवांस दे सकते हैं। तो पहले सवाल का जवाब मैंने आपको यहां दे दिया है। फिर दूसरी बात, जो सबसे पहली चीज अक्सर बच्चों के मन में होती है वो ये है, क्या जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं? क्या हर क्वेश्चन हमसे यही सवाल पूछता है, हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा, अगर जिगर है तो करके बता? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जेईई एडवांस में भी कुछ क्वेश्चंस आसान आते हैं। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। कभी कभार आप देखते हैं मैथ्स में कुछ क्वेश्चन आसान आ जाते हैं, कई बार फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन आसान आ जाते हैं, कई बार मैथ्स काफी टफ आ जाता है जेईई एडवांस में। तो यह प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कितने इजी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ इजी पार्ट हर सब्जेक्ट में छुपा जरूर होता है। बस कला इसी बात की है कि आप वो जो आसान वाले क्वेश्चंस हैं उनको कितनी जल्दी पहचान पाते हैं, कितनी जल्दी उनको छांट पाते हैं और अटेम्प्ट करके मार्क्स ले पाते हैं। तो इस बात का जवाब, क्या सारा का सारा पेपर मुश्किल आता है? नहीं, सारा पेपर मुश्किल नहीं आता है, कुछ क्वेश्चंस आसान भी होते हैं। सर लगभग कितने क्वेश्चंस आसान हो सकते हैं? जैसे मैं केमिस्ट्री में अगर बात करूं तो लगभग आप पाएंगे 5 से 6 प्रॉब्लम्स आसान आ सकते हैं। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी हो सकता है कभी कभी 5 से 6 प्रॉब्लम्स आपको आसान मिल जाएं, है ना। अब वो आसान का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा आसान कि बस वैल्यू डालो आंसर निकालो टाइप, ऐसा नहीं होगा। आसान का मतलब है आपको उस चैप्टर की प्रॉपर थ्योरी भी आपको आती होगी, उसके सारे फॉर्मूलाज भी आपको याद होंगे और उन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला को यूज करके आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। एक छोटी सी मैनिपुलेशन के द्वारा आप उनका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं जेईई एडवांस में, तो हर पेपर में लगभग 17 से 18 और कभी कभी 19 सवाल भी आ जाते हैं। अगर मैं 18 क्वेश्चंस लेकर चलता हूं कि हर शिफ्ट में लगभग 18 सवाल आते हैं, मतलब कहने का ये है, आप जानते हैं जेईई एडवांस का पेपर जो होता है वह 2 पार्ट्स में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 में ये मान के चल रहे हैं लगभग 18 सवाल आते हैं। वैसे ये नंबर जो है ये वेरी करता रहता है हर साल। कभी कभी आप देखते हैं 19 सवाल, किसी में 18, एक में 19, एक में 18, एक में 17, तो एक में 19, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। यानी ये मत मान के चलिएगा दोनों में बराबर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं, वह भी हर साल चेंज होता रहता
सकता है, लेकिन अमूमन यह कहा जा सकता है कि जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं हर पेपर में वो लगभग 18 के आसपास, कभी एक कम कभी एक ज्यादा, ऐसा रहता है, ये देखा गया है। तो अगर 18 क्वेश्चंस हैं तो 18 में कितने क्वेश्चन हम मैथ्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आसान होंगे? तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वहां 5 क्वेश्चंस के करीब आसान मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चंस यू विल फाइंड इजी, है ना। 5 क्वेश्चंस के करीब आपको वहां आसान मिल जाएंगे, जो आप जिसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने उस तरह के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर रखे हैं, आपको उस चैप्टर की थ्योरी मालूम है, आपने उस चैप्टर की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस देखते ही आपसे बन जाएंगे। इस पैटर्न, ये जाना पहचाना सा कुछ एक पैटर्न आपको यहां दिखाई देगा। तो 5 क्वेश्चंस के करीब आप कह सकते हैं आसान होते हैं, 5 क्वेश्चंस के करीब। फिर लगभग लगभग आप कह सकते हैं 7 के करीब जो क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं। मॉडरेट, है ना। ये कैसे होते हैं? ये मॉडरेट लेवल के होते हैं। मॉडरेट, ये कैसे थे? ये इजी क्वेश्चंस थे। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, यानी कि यह दिखने में कैसा होगा? जो ये मॉडरेट लेवल की मैं बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन से थोड़े अलग कैसे होंगे? क्योंकि ये क्वेश्चंस में कुछ कुछ पार्ट तो आपको देखे लगेगा कि हाँ यार कुछ तो ऐसा किया था हमने कहीं क्लास में, और कुछ पार्ट हो सकता है आपको देखने में थोड़ा सा नयापन लगे इसके अंदर, है ना। यानी इट विल बी अ मिक्स ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन समवेयर इन द पास्ट एंड अ गुड मिक्स ऑफ समथिंग विच इज वेरी न्यू फॉर यू। यानी कुछ नया सोचने की, जहां थोड़ी सी कुछ नया सोचने की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, वह प्रॉब्लम्स मॉडरेट सेक्शन में हमने रखे हैं। तो ऐसे लगभग 7 क्वेश्चंस के करीब आएंगे, और लगभग 6 क्वेश्चंस जो होते हैं वह डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन से मेरा मतलब है ये कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपने ना कभी देखा होगा, ना सुना होगा, ना किया होगा। बिल्कुल नोवेल थिंकिंग इसमें जरूरत पड़ेगी, आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नए पैतरे अपनाने पड़ेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कुछ नई ट्रिक्स जो आपको खुद से वहां बैठकर सोचनी पड़ेगी, वो ट्रिक्स इसमें यूज होंगी, और यह क्वेश्चन तब जाकर आपसे सॉल्व हो पाएगा। जेई एडवांस की अगर मैं बात करता हूं तो सेक्शनल कट ऑफ आपको जानकर हैरानी होगी कि मैथ्स में सेक्शनल जो कट ऑफ रहता है वो लगभग 7-8 या हद से हद 10 मार्क्स के करीब सेक्शनल कट ऑफ रहता है। तो ये तो बहुत ही कम है। आपको जानकर आप एकदम चौंक भी गए होंगे कि यार सिर्फ 10 मार्क्स का सेक्शनल कट ऑफ। बिल्कुल सही सुना आपने। फिर भी बच्चे इस तरह का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते। दोनों पेपर मिलाकर भी वह इस तरह का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते। क्यों सर? जबकि 4 से 5 क्वेश्चंस तो आसान आते हैं, लेकिन ये 4 से 5 क्वेश्चंस कहां छुपे हुए होते हैं ये कोई नहीं जानता। उनको ढूंढना, उनको ढूंढकर निकालना, अटेम्प्ट करना, और फिर उनको सही सही मार्क कर देना, यह भी अपने आप में एक अच्छी एक्सपर्टीज चाहता है। तो यहां पर आपको क्वेश्चंस को डेफिनेटली पहचानने की जरूरत पड़ेगी कि कौन सा प्रॉब्लम आसान है, कौन सा प्रॉब्लम मॉडरेट है, कौन सा प्रॉब्लम डिफिकल्ट की कैटेगरी में है, जिससे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए कि भाई इस पर ज्यादा समय ना लगाएं। फिर दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जेई आपके माइंडसेट के साथ बखूबी खेलता है। माइंडसेट के साथ बखूबी खेलने का मतलब कहने का यह है कि जो क्वेश्चंस होते हैं, कई बार इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे कि है तो सिंगल करेक्ट, लेकिन ऊपर एक पूरा का पूरा पैराग्राफ टाइप लिखा हुआ है, तो उसको देखकर ही ऐसा लगता है कि इसे छोड़ देना चाहिए, डर लग जाता है। उसका साइज देख के लगता है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होने वाला। जबकि अगर आप उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद एक रीड थ्रू करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, तो आप पाएंगे वो प्रॉब्लम आसान था। यानी कभी भी जेई एडवांस के प्रॉब्लम का साइज देखकर यह मत सोच लीजिएगा कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, यह नहीं होने वाला, हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उस प्रॉब्लम को पढ़िए, लास्ट तक पढ़िए, ऑप्शंस देखिए, फिर ही इस नतीजे पर पहुंचिए कि यह प्रॉब्लम मुश्किल था, आसान था, या फिर डिफिकल्टी कैटेगरी में आप इसे रखना चाहेंगे। यहां मैं पहले ही बता दूं, अक्सर यह देखा गया है कि अगर पेपर 1 मुश्किल आता है तो पेपर 2 थोड़ा आसान आ जाता है, और अगर पेपर 1 मुश्किल आसान आता है तो पेपर 2 थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दोनों पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो
ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। यहां भी आईआईटी आपके माइंडसेट के साथ फिर एक बार और खेलता है। कैसे? पेपर वन आप देकर आए, डिफिकल्ट था, आपसे बहुत कम बने, आपको आप अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई हमारे बस का नहीं है, नहीं यार दिल टूट गया, अब तो मैं पूरा टूट चुका हूं, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है पेपर 2 देने की भी। तो ऐसी स्थिति बहुत सारे बच्चों के साथ होती है, बहुत सारे बच्चों के साथ, कि पेपर 1 देने के बाद उनका मनोबल पूरी तरीके से टूट जाता है। ध्यान रखिएगा, इस समय आपको अपना मनोबल लूज नहीं करना है, बल्कि आपको यह समझना है कि आईआईटी आपके माइंड के साथ खेल रहा है। उसने पहला पेपर डिफिकल्ट देकर यही वो देखना चाहता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। आप थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आई, आपका थोड़ा सा पेपर बिगड़ गया, उसके बाद आप फिर दोबारा से उठ खड़े होते हैं, कपड़े झाड़ते हैं और फिर दोबारा से लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ये ऐसे ही एटीट्यूड आईआईटी आपके अंदर देखना चाहता है। तो अगर आपका कभी भी पेपर 1 डिफिकल्ट आए और आपका अच्छा ना हो, तो ये बिल्कुल मत मानिएगा पेपर 2 देने का मन नहीं है, अब तो मैं टूट चुका हूं, मैं पेपर 2 देकर क्या करूंगा, पेपर 1 इतना खराब हो गया, ऐसा मन में बिल्कुल भी नहीं लाइएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से निकाल कर बताई हैं, ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चों के साथ यही होता है, पिछले वर्षों में मैंने बहुत देखा है, बच्चे इस तरह से पेपर 1 देने के बाद टूट जाते हैं कि बस अब नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। तो इस पूरी स्लाइड का निष्कर्ष ये निकला कि भाई क्या सारे सवाल मुश्किल होते हैं? नहीं, कुछ आसान भी होते हैं, लेकिन आसान उतने आसान नहीं होते जैसे कि जेईई मेंस में देखे जाते हैं। तो कुछ आसान भी होते हैं, जरूरत है सिर्फ उन्हें ढूंढने की, कुछ मॉडरेट भी होते हैं और कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं। अब सवाल उठता है, सर ये सब तो जान लिया हमने कि पेपर 1 और पेपर 2 कब होगा, मतलब कैसे कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से कितने आसान कितने मुश्किल आते हैं, ये सब तो हमने जान लिया है। लेकिन अब आप ये बताइए हम इसके लिए तैयारी कैसे करें, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। तो एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न्ड, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स जो आप फॉलो कर सकते हैं अभी से अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए। अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली कहना चाहिए एक अच्छा स्कोर जेईई एडवांस में लेकर आ पाएंगे। तो सीक्वेंस चैप्टर कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमने रखा है ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 में हमने रखा वेक्टर 3D, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अगर आप अभी बैठकर आईआईटी की एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले वेक्टर 3D पढ़िएगा, क्योंकि वेक्टर 3D बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जेईई मेंस के तैयारी के दौरान प्लेन पूरी तरीके से छोड़ दिया होगा, या फिर प्लेन पढ़ा ही नहीं होगा, या बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो उन्हें लगा होगा गैर जरूरी हैं जेईई एडवांस जेईई मेंस के लिए। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स उन्होंने छोड़ दिए होंगे, जैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, इस तरह की चीजें उन्होंने छोड़ दी होंगी। तो जेईई एडवांस में सबसे पहले ब्लॉक 1 में वेक्टर 3D बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई एडवांस। वेक्टर 3D से सचमुच में जेईई एडवांस में काफी बार ऐसा भी हुआ है जहां पर आपको लगभग 20 से 25 मार्क्स का जो पेपर था वो कई सालों में ऐसा हुआ है कि वेक्टर 3D से ही पूछा गया। तो वेक्टर 3D इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज जेईई एडवांस इज कंसर्न्ड। तो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और अच्छी बात यह है कि यह चैप्टर बाकी किसी और चैप्टर से इतना रिलेटेड नहीं है, कि इंडिपेंडेंट चैप्टर है। तो इसे आप अलग से प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं और वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स है एज फार एज जेईई एडवांस इज कंसर्न्ड। दूसरा, स्ट्रेट लाइन और सर्कल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप पिछले 50 सालों में आए हुए प्रॉब्लम्स को काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर किसी से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं तो वो यह 2 ही टॉपिक हैं, स्ट्रेट लाइन और सर्कल, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप सर्कल और स्ट्रेट लाइन भी साथ साथ पढ़ लें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब वेक्टर 3D पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन सर्कल भी कहीं ना कहीं उसके साथ कोहेरेंट जैसा आपको दिखाई देगा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, आईआईटी का अगर मैं कहूं पसंदीदा चैप्टर जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आईआईटी जानता है कि मर्द को कहां दर्द होता है, आईआईटी को पता है, इसलिए आईआईटी सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से भर भर के सवाल पूछता है, क्योंकि उसे पता है ज्यादातर बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं, उनके मन में इस चैप्टर का काफी खौफ रहता है। इसलिए ऐसा शायद ही कोई साल होगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर से अच्छा प्रॉब्लम नहीं पूछा गया। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तो ब्लॉक 1 अगर आपने प्रिपेयर कर लिया अच्छे से तो ये मान के चलिए आपने काफी हद तक जंग जीत ली है, ठीक है ना। फिर ब्लॉक 2 पर आते हैं। ब्लॉक 2 में अगर मैं बात करता हूं फंक्शन, आईटीएफ, एलसीडी, एओडी और डेफिनेट इंटीग्रेशन।
फंक्शन से सीधा सीधा सवाल आना बहुत मुश्किल है, यानी सीधा सवाल नहीं आता, तो इसको लेकर आप ज्यादा सेंटिमेंटल मत होइएगा। इसमें अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, वन वन मेनी वन ऑन टू इन टू, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लीजिए, थोड़ा बहुत कंपोजिट फंक्शन देख लीजिए, एंड दैट इज इनफ फॉर दिस, क्योंकि इससे सीधा सवाल मुश्किल ही आता है जेई एडवांस में। हाँ, आईटीएफ से सवाल आ जाता है। आईटीएफ में हमने अक्सर ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैच द कॉलम में अगर 4 पार्ट्स हैं तो उस 4 में से 2 या 3 पार्ट्स आईटीएफ को डिवोटेड होते हैं, ठीक है ना। कई बार तो 2023 में तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम भी यहां पर देखने को मिला। तो आईटीएफ इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, फंक्शन is a helping chapter which helps all these। फिर लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से, जहां पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, इनका एक अच्छा सा मिक्स दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी या फिर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आपसे पूछे जाएंगे। अक्सर ये सवाल जेई एडवांस में देखने को मिलते ही मिलते हैं हर साल, पेपर 1 या फिर पेपर 2 में, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स में आपको देखने को मिलता है। फिर एक सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स ऑफ जेई एडवांस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जहां पर कैलकुलस का पूरा आपसे वो यूज करवा लेगा। मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना, बहुत सारी चीजें, टेंजेंट नॉर्मल जो आपने जेई मेंस में आप छोड़ के गए थे, इसलिए वो सारे ब्लॉक्स, वो सारे चैप्टर्स हमने सबसे पहले रखे, ताकि अगर आपने जेई मेंस में कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, खासकर जैसे एओडी में, तो वो आप यहां उसको पूरा कर लें। ध्यान रखिएगा, जेई एडवांस में अगर आप सही में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, देन यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस अपॉन एनी टॉपिक, क्योंकि जो एडवांस का पेपर होता है उसमें क्या होता है, सारे के सारे चैप्टर्स इंटरमिक्स होकर आते हैं, यानी सारे चैप्टर्स मिले जुले होकर आते हैं। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन एओडी का होगा, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ सीक्वेंस सीरीज का भी कॉन्सेप्ट लग रहा हो, कुछ क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट लग रहा हो। तो इसलिए आप कोई भी टॉपिक छोड़कर जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इफ यू आर प्लानिंग टू डू गुड इन जेई एडवांस। तो एओडी और फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैं ये कहना चाहूंगा इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो एओडी और डेफिनेट इंटीग्रेशन, और यहां पर वेक्टर 3D और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दीज आर वन ऑफ द कहना चाहिए फेवरेट चैप्टर्स ऑफ जेई एडवांस। इससे प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, गारंटी है, यानी इन चैप्टर से आपको वहां प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपने इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लिया है, then you can definitely aim for a good score in JEE Advance। पढ़ना सभी कुछ है, लेकिन फिर ब्लॉक 3 में अगर मैं आता हूं, अक्सर लोग कहते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बहुत आसान सा टॉपिक है, अक्सर लोग ये कहते हैं, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना सबसे आसान टॉपिक बोले मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। लेट मी अश्योर यू, जेई एडवांस में आज तक जो भी अगर मैं कहूं डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आए हैं, तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से काफी मुश्किल प्रॉब्लम्स वहां देखने को मिलेंगे आपको। तो मैट्रिक्स इज अगेन अ वेरी फेवरेट चैप्टर ऑफ जेई एडवांस। मैट्रिक्स बहुत अच्छे से पढ़िएगा, पीवाईक्यूज अच्छे से ट्राई करिएगा मैट्रिक्स के, यह बहुत अच्छा चैप्टर है जेई एडवांस के लिए। अक्सर इसमें आप देखें लंबा लंबा सा एक क्वेश्चन दिखाई देगा, जिसको देखकर आपको डर भी लगेगा, है ना, फिर उसमें मैनिपुलेशंस भी होंगी। तो अक्सर गंदा जो प्रॉब्लम है वो इस चैप्टर से देखने को मिलता है जेई एडवांस में, लेकिन कभी कभार आसान भी हो जाता है। कोई भी बोली गई चीज को ब्रह्म वाक्य मत मानिएगा, क्योंकि हम बात एडवांस की कर रहे हैं। एडवांस का नाम ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, अनप्रिडिक्टेबल है, यानी जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि इस बार क्या होने वाला है, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर साल जेई एडवांस आपके सामने कोई ना कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट जरूर रखता है, ठीक है। फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी जेई में एडवांस का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, अच्छा टॉपिक है। कभी इससे सीधा प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सीधा सीधा आ जाना रेयर होता है, लेकिन आ भी जाता है। मुझे याद आता है बाइनोमियल थ्योरम एक टाइम स्पैन ऐसा था लगभग 6 से 7 साल, जब बाइनोमियल थ्योरम से आईआईटी जेई एडवांस ने एक भी प्रॉब्लम पूछा ही नहीं। 6 से 7 साल का स्पैन लगभग लगातार ऐसा था जब एक भी प्रॉब्लम इससे नहीं आया। फिर अचानक से एक दिन, एक साल इसके ऊपर प्रॉब्लम आ गया, और फिर 2-3 साल तक फिर आता रहा। तो इसलिए बाइनोमियल थ्योरम से स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम आ जाए
चांसेस कम है लेकिन फिर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम इज आल्सो गुड। हाँ, फिर से मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स ऑफ जेई एडवांस। लेकिन इसके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है आपके पास। वो गुड न्यूज यह है कि इससे जो प्रॉब्लम जेई एडवांस पूछता है वो अक्सर आसान होती है। इट इज एन इजी प्रॉब्लम, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम इससे नहीं पूछी जाती। और प्राइमरीली वो जो प्रॉब्लम होती है वो मोस्टली बेस थ्योरम से, इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट से पूछी जाती है। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप वहां पर अपने लिए इस चैप्टर के जरिए 4 से 8 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी से बिल्कुल मत डरिएगा। ये कहीं सुनी सुनाई बातों पर मत जाइएगा कि प्रोबेबिलिटी में सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इस तरह की फालतू बातों पर विश्वास मत करिएगा। मेहनत करिएगा चैप्टर को लेकर और वहां पर ये आपको एक अच्छा रिटर्न देने वाला है। क्योंकि जब हमने बात की थी 5 से 6 इजी प्रॉब्लम्स की, तो उनमें से एक इसके ऊपर भी इजी प्रॉब्लम आपको वहां देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स ऑफ जेईई एडवांस एंड जो प्रॉब्लम इससे पूछा जाता है अक्सर आसान प्रॉब्लम पूछा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं एरिया अंडर द कर्व डीई। अक्सर इन दोनों को मिक्स करके एक प्रॉब्लम दे दिया जाता है। इन दोनों का एक मिक्स आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है ना। ये दोनों एज अ होल काफी इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के लिए। जेईई एडवांस डेफिनेटली इन दोनों की इंटरमिक्सिंग से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपसे जरूर पूछेगा ही पूछेगा। ब्लॉक 4 में कोनिक की अगर बात की जाए तो कोनिक में इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला जो हमने यहां रखा है, यह जो 3 चैप्टर्स हैं अक्सर बच्चे इसमें पैराबोला तक तो फिर भी पढ़ लेते हैं, इलिप्स हाइपरबोला पर हाथ खड़े कर देते हैं। तो यहां एक अच्छी बात यह है कि कोनिक सेक्शन में जब भी आईआईटी ने प्रॉब्लम पूछा है कभी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं पूछा है। इट इज मोस्टली इजी प्रॉब्लम दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम कोनिक्स। यानी अगर आपने कोनिक को एक बेसिक जानकारी आपने रख रखी है, उसकी टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशंस आपको याद हैं, एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, फोकस कैसे निकालते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या है, उसकी सेंट्रिसिटी, उसकी लेटेस्ट रेक्टम, वो सब चीजें अगर आपको याद हैं और टेंजेंट नॉर्मल भी आपको अच्छे से पता है, देन कोनिक्स इज द चैप्टर फॉर यू। इससे लगभग एक सवाल तो देखने को कम से कम आपको मिल ही जाएगा और वो सवाल कैसा होगा, ज्यादातर इजी प्रॉब्लम होगा। तो कोनिक से इजी प्रॉब्लम आता है, प्रोबेबिलिटी से इजी प्रॉब्लम आता है ना। मैट्रिक्स से कई बार आप उठा के देख लें, कई बार मतलब मैक्सिमम टाइम्स एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपको मैट्रिक्स से देखने को मिलेगा। डिटर्मिनेंट से भी कई बार डिफिकल्ट प्रॉब्लम ही आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम, मैंने आपको बताया ये कभी कभी आपको बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है एग्जाम में और कई बार नहीं भी। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज आल्सो वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स ऑफ जेईई एडवांस, जिससे प्रॉब्लम कई बार इंडिपेंडेंट और कई बार प्रोबेबिलिटी के साथ इंटरमिक्स करके पूछा जाता है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है ना। आईटीएफ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फंक्शन और आईटीएफ वी हैव ऑलरेडी लिस्टेड दैट। फिर बात करते हैं ब्लॉक 5 की। ब्लॉक 5 में ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये हेल्पिंग टॉपिक्स हैं, यानी इनसे एक डायरेक्ट प्रॉब्लम आना कई बार नहीं देखा जाता पेपर में, है ना। जेईई एडवांस में कई पेपर्स ऐसे होते हैं जहां आपको क्वाड्रेटिक का एक भी सवाल नहीं मिलेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन जरूर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहां मैं एक एक्सेप्शन बोलना चाहूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी आईआईटी जेईई एडवांस का एक फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, न जाने किस रूप में आपको वहां ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। कंपाउंड एंगल पर भले ही मिले ना मिले, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर आपको प्रॉब्लम वहां देखने की या पाने की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली ज्यादा है। सीक्वेंस सीरीज भी जब भी प्रॉब्लम आईआईटी में आया है, ज्यादातर एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम वहां पर इस चैप्टर से देखने को मिला है। बहुत ज्यादा आसान प्रॉब्लम इस चैप्टर से देखने को नहीं मिलता। सीक्वेंस सीरीज, है ना। जेईई मेंस में भी इस चैप्टर के भर भर के प्रॉब्लम्स आते थे। जेईई एडवांस में ऐसा नहीं है। जेईई एडवांस में सीक्वेंस सीरीज का कभी कभार प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन जब भी आता है एक अच्छे लेवल का प्रॉब्लम आता है। कोई ऐसा नहीं कि बस
फॉर्मूला में वैल्यू डालो, आंसर निकालो और काम बन गया। नहीं, थोड़ा अच्छा लेवल का प्रॉब्लम इस चैप्टर से अक्सर आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गए, ये जो दो टॉपिक्स हैं ये आपके हेल्पिंग टॉपिक्स हैं, यानी इनके ऊपर डायरेक्ट प्रॉब्लम शायद देखने को ना मिले आपको, लेकिन इनके जरिए आप बहुत सारे चैप्टर्स में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। दैट मेक्स दीज चैप्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस भूलिएगा मत। तो एक बार अगर मैं समराइज कर दूं तो ब्लॉक 1 से स्टार्ट करिएगा, देन गो टू ब्लॉक 2, देन 3, 4 एंड 5। साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहां से मुश्किल और कहां से ज्यादातर आसान प्रॉब्लम आता है। माइंड यू, फिर से मैं कहूंगा, किसी भी वाक्य को भ्रम वाक्य मत मानिएगा कि ऐसा होगा ही होगा। जेईई एडवांस का दूसरा नाम अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये हम अपने देखे गए ट्रेंड्स, पास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स, पास्ट ईयर के पेपर्स देखकर हम आपके सामने एक्सपीरियंस के आधार पर ये कुछ बातें रख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको ये मत मान लीजिएगा कि यही पत्थर की लकीर होगी, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। फिर बात आती है क्या क्या सॉल्व करना है। सर आपने यह तो बता दिया कि चैप्टर कैसे कैसे करने हैं, किस सीक्वेंस में चैप्टर्स करने हैं, लेकिन अब साथ साथ ये बता दिया हमें करना क्या है, कितना किसी चैप्टर को हम प्रिपेयर कैसे करें। सबसे पहले अगर आपने कोई टॉपिक्स छोड़ रखे हैं, वेक्टर 3D हो गया, एओडी हो गया, तो भाई सबसे पहले तो जैसे जैसे वो ब्लॉक आए उस पर्टिकुलर चैप्टर्स को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, क्लास नोट्स पढ़िए, क्लास इलस्ट्रेशंस देखिए, और जितना भी क्लास में अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स टीचर ने कराए हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स को एक बार खुद से जरूर सॉल्व करके देखिएगा। तो कहने का मतलब है, तो सर क्या मैं ये किताब भी कर लूं, हरी किताब कर लूं, पीली कर लूं, नीली कर लूं, काली कर लूं, गुलाबी कर लूं, कौन सी किताब मैं कर लूं? ऐसा कुछ भी अभी नहीं करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लास नोट्स को, थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लास में जो अच्छे अच्छे क्लास इलस्ट्रेशंस कराए गए हैं वो जरूर अच्छे से करिएगा, ठीक है ना। उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। उनमें जो नए नए आइडियाज हैं उन्हें याद रखिएगा कि वो क्वेश्चन वहां पर डिफिकल्ट था, उसको हमने उसमें एक नया आइडिया ये लगाया था, उस क्वेश्चन में हमने ये नया आइडिया लगाया था। ध्यान रखिए, ये जो नए नए आइडियाज हैं यही आइडियाज आपकी मदद करेंगे वहां प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो क्लास इलस्ट्रेशंस सारी अच्छे से करिएगा। फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, फिर आप उसके बाद में कर सकते हैं PYQs, है ना। PYQs कर सकते हैं जेईई एडवांस के। और जेईई एडवांस के लगभग कितने PYQs कर लेने चाहिए? जेईई एडवांस के PYQs आपको 2000 से लेकर 2023 तक, यानी कि कुल मिलाकर 20-23 साल के जो पिछले PYQs हैं वो डेफिनेटली रीट्राई कर लेने चाहिए। तो क्या सर सिर्फ PYQs और जो क्लास इलस्ट्रेशन है बस वही कर लें, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है? तो ध्यान रखिए, आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां डेफिनेटली जेईई एडवांस के लिए कुछ ना कुछ होमवर्क, कुछ ना कुछ शीट्स, प्रैक्टिस शीट्स, या फिर कोई ना कोई स्पेशल बैच आपके लिए चलाया जा रहा होगा। तो उसमें जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है, जो भी प्रैक्टिस शीट्स मिल रही हैं, डीपीपीस जो भी आपको मिल रहा है, उनको जरूर साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा। लेकिन ये तभी करिएगा जब आप सारी की सारी क्लास इलस्ट्रेशंस अच्छी कर लें और PYQ सॉल्व कर लें। फिर उसके बाद आप वो मटेरियल भी ट्राई करिएगा। जैसे ही आप इतना कर लेते हैं, इट इज मोर देन एनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेईई एडवांस। तो ज्यादा भटकिएगा मत, क्योंकि एक कहावत भी है कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यानी कि जो आदमी इधर उधर घूमता रहता है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये यहां से भी कर लूं, उधर से भी कर लूं, अंत में उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। इसलिए एक सधी हुई गति से, एक सधे हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। क्लास इलस्ट्रेशंस करें, PYQs करें, और जो भी आपके इंस्टीट्यूट में जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जेईई एडवांस के लिए, उसको रिलीजियसली फॉलो करें और सॉल्व करें साथ साथ, ठीक है। फिर कुछ जरूरी बातें, है ना। टेक मॉक टेस्ट रेगुलरली। अक्सर होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, बस पढ़ाई करते रहते हैं, पसंदीदा सब्जेक्ट्स को बार बार पढ़ते रहते हैं, नए नए प्रॉब्लम्स ट्राई करते रहते हैं, उन्हें लगता है कि बस यही जेईई एडवांस की सच्ची तैयारी है। लेकिन असली में आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने चाहिए। हर संडे कोशिश करिए आप मॉक टेस्ट दें, और एक नहीं 2 मॉक टेस्ट दें।
यानी ये मत सोचिएगा बस एक मॉक टेस्ट दे दिया काम खत्म हो गया, नहीं, आपको दोनों के दोनों मॉक टेस्ट देने, नहीं पेपर 1 और पेपर 2, और वह भी बिल्कुल ऐसे माहौल में, ये मानते हुए कि जैसे जेईई एडवांस ही हो रहा हो। यानी जब आप उन 3 घंटों में वो पेपर को सॉल्व करें, मान लीजिए पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल रिलीजियसली एग्जामिनेशन वाला माहौल क्रिएट करके आप उन प्रॉब्लम्स को, उस पेपर को अटेम्प्ट करिए, और फिर उसके तुरंत बाद जितना डेसिग्नेटेड ब्रेक आपको वहां मिलेगा एडवांस में, उतना ही डेसिग्नेटेड ब्रेक लेने के बाद दूसरा पेपर अटेम्प्ट करिएगा। तो टेक रेगुलर मॉक टेस्ट एंड दैट टू पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। ये नहीं कि पेपर 1 दे दिया अब तो पेपर 2 देने का मन नहीं कर रहा। ध्यान रखिए जो आपके साथ आज हो रहा है कल वहां जेईई एडवांस में भी होगा, एंड यू हैव टू ओवरकम दैट। तो इस तरह की जो फीलिंग आपको आएगी पेपर 1 देने के बाद कि पेपर 2 देने का मन नहीं कर रहा, उसको आपको हर हाल में ओवरकम करना है और रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं। जैसे आप सोच लें कि अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप एक वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, है ना। और अगर आपकी तैयारी थोड़ी कम है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ रही है अभी, तो आप संडे टू संडे मॉक टेस्ट जरूर दें, है ना। संडे टू संडे एटलीस्ट मॉक टेस्ट जरूर दें। फिर साथ में यहां कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम आपके साथ करना चाहते हैं, जैसे कि मेक श्योर कि अब रात को बहुत लंबे समय तक पढ़ना अब आप छोड़ दें। कोशिश करें कि आपके जो एक्टिव आवर्स रहे वो वही रहे 9 से 12, और फिर 2:30 से लेकर 5, 5:30 बजे तक, या 2 से लेकर 6 बजे तक, ये कुछ एक्टिव आवर्स आपके रहने चाहिए। इस दौरान आपको कभी भी सोना नहीं है। इस समय आपको कोशिश करना है आप जितना एक्टिव रह सकें उतना एक्टिव रहें। कोशिश करें कि बहुत ज्यादा लेट ना पढ़ें, और इस दौरान तो बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप सो जाएं या फिर आपको थोड़ा आलस आए आपकी बॉडी में, उस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ एक्टिव। रात को अगर आप, कई बच्चे होते हैं जो रात को 4-4 बजे तक, 3-3 बजे तक पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा कट शॉर्ट कर दीजिए उसको। हालांकि आप अपनी जो ये स्लीप साइकिल है इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं एग्जाम देने से लगभग 5-10 दिन पहले। आप अगर आप सोचेंगे तो आपकी ये स्लीप साइकिल रेक्टिफाई हो जाएगी। लेकिन कोशिश करिएगा कि बहुत ज्यादा लंबा रात को ना पढ़ा जाए, क्योंकि अगर आप रोज रात को बहुत ज्यादा लंबा पढ़ेंगे तो फिर अगले दिन 9 से 12 के बीच में आप पूरी तरीके से एक्टिव नहीं रह पाएंगे। तो कोशिश करिएगा ये। दूसरा, मैंने इस पूरे के पूरे वीडियो के दौरान ये तो बता ही दिया है कि पेपर 1 देने के बाद अगर आपको मायूसी हाथ लगे तो हाथ लगने के बाद भी आपको मायूस नहीं होना है ना। पेपर 2 के लिए अपने आप को इकट्ठा करिए, फिर दोबारा से एग्जाम देने के लिए जरूर जाइएगा। साथ साथ पेपर 1 और पेपर 2 के ब्रेक के बीच में जो समय मिलता है ना, थोड़ा सा समय मिलता है, लगभग 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का, उस समय में कभी भी आपका पेपर 1 कैसा हुआ उसको अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्त के साथ डिस्कस कभी मत करिए। कभी मत करिए कि कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, दूसरे का आंसर क्या आया, तेरा क्या आया, मेरा क्या आया, ये इस तरह की चीजों में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। कोशिश कीजिएगा आपने पेपर 1 दिया, सीधा एग्जामिनेशन सेंटर से, अगर जहां आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसके आसपास अगर आपने रूम ले लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां जाइएगा, हल्का फुल्का खाना खाइएगा, और हो सके तो 15 से 20 मिनट की एक पावर नैप जरूर ले लीजिएगा। तो कोशिश करिए जितने भी बच्चे हैं कि जहां आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहीं उसके आसपास अगर आपको कुछ ऐसी व्यवस्था हो सके जहां 15 से 20 मिनट का पावर नैप ले सकें, तो बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है वो चीज, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ माइंड गेम ऑल्सो, यानी मैथमेटिक्स तो है ही लेकिन साथ साथ एक माइंड गेम भी है जहां सब कुछ आपको आपके ब्रेन से ही परफॉर्म करना है। तो अगर आपका ब्रेन रीजुविनेट होता है, री एनर्जाइज होता है, तो आपका सेकंड वाला जो पेपर है वो भी बहुत शानदार जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप जो बीच में जो टाइम मिलता है उसको बहुत रिलीजियसली, उसे बहुत कहना चाहिए बहुत ही सतर्कता के साथ खर्च करें, और कोशिश करें कि उसमें अगर आप 15 से 20 मिनट की पावर नैप ले पाए तो ये आपके लिए सच में बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। और साथ साथ कोशिश करिएगा बीच में हल्का फुल्का ही खाएं, बिल्कुल पूरा इधर तक भरकर ना खाएं, हल्का फुल्का ही खाना खाना चाहिए उस वक्त। क्योंकि आप जानते हैं जब आप थोड़ा अच्छा खाना खा लेते हैं, यहां तक खाना खा लेंगे तो क्या होगा, सारी की सारी जो ऑक्सीजन है बॉडी की वो उस खाने को पचाने में यूज हो जाएगी, ब्रेन को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और आपका पेपर बिगड़ जाएगा। इसलिए हल्का फुल्का ही खाएं,
ठीक है। और फिर जब शाम को पेपर 2 हो जाए उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आंसर की मिलाइए, गले मिलके रोइए, गले मिलकर हंसिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में उस टाइम को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बस यही सब कुछ छोटी छोटी बातें मुझे आपको बतानी थी। एग्जाम से पहले एक बार और आपको एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में and wish you all the best to all my future IITians. Meet you soon in the victory celebration. तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।